हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर और आपके चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर की हम एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ तक हमने चैप्टर को रीड कर लिया है। आज हम इस चैप्टर की सेकंड वीडियो को पढ़ने वाले हैं और चैप्टर को क्लियर करने वाले हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर को भी रीड कर लिया है और फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। अगर वो आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक आपको मिलने वाला है, वहाँ से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के चैप्टर को। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं तो एक लाइक किया करें और अगर आप न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर हमने जाना कुछ स्पीसीज़ के बारे में, कुछ एनिमल्स के बारे में और उनकी कैटेगरीज़ के बारे में। तो चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। The destruction of forest and wildlife is not just a biological issue. The biological loss is strongly correlated with the loss of culture diversity. तो ये जो डिस्ट्रक्शन है फॉरेस्ट का और वाइल्ड लाइफ का, ये केवल बायोलॉजिकल इशू ही नहीं है, इससे और भी लॉस होते हैं, जैसे कि कल्चरल डाइवर्सिटी का लॉस भी होता है। Such losses have increasingly marginalized and impoverished many indigenous and other forest independent community. तो ये जो सारे डिस्ट्रक्शन होते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में, इससे क्या होता है, वहाँ के जो निवासी होते हैं, यानी कि वो लोग, वो कम्युनिटीज़ जो पूरी तरह से फॉरेस्ट पर डिपेंड करती है, वाइल्ड लाइफ पर डिपेंड करती है, हु डायरेक्टली डिपेंड ऑन वेरियस कंपोनेंट ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फॉर फूड, ड्रिंक, मेडिसिन, कल्चर, स्पिरिचुअल एक्सेट्रा। तो ये जो कम्युनिटीज़ हैं ये पूरी तरह से वाइल्ड लाइफ पर और फॉरेस्ट पर डिपेंड होती हैं अपने फूड के लिए, ड्रिंक के लिए, मेडिसिन के लिए या दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए। विद इन द पुअर वुमेन आर अफेक्टेड मोर देन मैन। अब वहाँ की जो औरतें हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं मैन के कंपैरिजन में। इन मैनी सोसाइटीज़ वुमेन बियर द मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन द फ्यूल्स, फॉडर, वाटर एंड अदर बेसिक सब्सिस्टेंस नीड्स। अब वहाँ की जो वुमेन होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें फ्यूल को कलेक्ट करना है, वाटर की, और जो दूसरी उनकी बेसिक नीड होती है उन सबको पूरा करने की जिम्मेदारी वुमेन्स के ऊपर होती है। As these resources are depleted, the drudgery of women increases, and sometimes they have to walk for more than 10 kilometers to collect these resources. अब कई बार क्या होता है कि डिप्लीशन होता है, जो वुमेन्स होती हैं उनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि उन्हें कई बार बहुत दूर तक सफ़र करना पड़ता है इन रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा जो है उन्हें वॉक करना पड़ता है और वहाँ से उन रिसोर्सेज को कलेक्ट करना पड़ता है। दिस कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम फॉर द वुमेन, नेग्लिजेंस ऑफ ह्यूमन एंड चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड आवर ऑफ वर्क्स। तो क्या होता है, ये जो वुमेन्स होती हैं इन्हें घंटों काम करना पड़ता है, इनका जो काम है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है और जिसकी वजह से उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है और साथ ही में उनके जो घर के काम होते हैं और बच्चे होते हैं उनसे उन्हें दूर रहना पड़ता है। विच ऑफन हैज़ सीरियस सोशल इम्प्लीकेशन, जिससे सोशल इम्प्लीकेशन भी कई बार हो जाती हैं। The indirect impact of degradation such as drought and deforestation induced floods। तो कई बार ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये डिस्ट्रक्शन होता है, इससे इनडायरेक्टली भी कुछ इम्पैक्ट्स होते हैं, जैसे कि कई बार सूखा पड़ जाता है या फिर बाढ़ आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, जब हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे रिसोर्सेज को, इसकी वजह से ऐसा इम्बैलेंस होने की वजह से ऐसा होता है। Also hits
द पुअर द हार्डेस्ट। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे फ्लड आ जाती है या फिर सूखा पड़ जाता है, ये सारी चीज़ें भी जो पुअर पर्सन होते हैं उन पर ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। पोवर्टी इन दिस केस इज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। देयरफॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर वाइटल टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एनवायरमेंट इन द subcontinent. It is imperative to adapt to sound forest and wildlife conservation strategies. तो देखिए यहाँ पर ये जो पॉवर्टी है, ये जो गरीबी है, इस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि फ्लड है या फिर सूखा पड़ जाता है तो ये जो गरीब लोग हैं ये ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और ये जो पॉवर्टी है इसकी वजह से भी ये डिस्ट्रक्शन होता है, जो इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन होता है इसकी वजह से भी होता है। और इसलिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा वाइटल हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो जीवन है उसे सुधारने के लिए, जो एनवायरनमेंट है उसे सुधारने के लिए, यानी कि अगर हमारे फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा तो लोगों का जीवन और इन्वायरमेंट बचा रहेगा। तो हमें ज़रूरी है कि हम सही नीति अपनाएं इन्हें कंजर्व करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इंडिया में क्या स्थिति है कंजर्वेशन की, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट की। कंजर्वेशन in the background of rapid decline in wildlife population and forestry has become essential। तो ये जो कंजर्वेशन है ये रैपिडली जो है हमारी वाइल्ड लाइफ में और फॉरेस्ट की पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, डेक्लाइन हो रही है। डेक्लाइन मीन्स पतन होता चला जा रहा है। तो जो कंजर्वेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनको संरक्षित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट वाई डू वी नीड टू कंजर्व अवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। लेकिन हमें ज़रूरत क्यों है हमारी वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को कंजर्व करने की। कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर एंड सोइल। तो ये जो कंजर्वेशन से क्या होता है, ये हमारे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करता है, बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। और जो हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जैसे कि वाटर है, एयर है और सॉइल है, इसको भी प्रिजर्व करता है। इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग। और साथ ही में ये क्या प्रिजर्व करता है, ये जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करता है। किस लिए, बेटर ग्रोथ के लिए, यानी कि जिससे कि वो अच्छे से पनप सके। फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज, फिशरीज टू आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर देखिए ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, जो एग्रीकल्चर है वो अभी भी ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज़ पर डिपेंड है। और ऐसी ही बात बताई गई है फिशरीज के लिए। In the 1960 and 70 कंजर्वेशनिस्ट डिमांड और नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। तो जितने भी कंजर्वेशनिस्ट थे, यानी कि जिन लोगों को ये लगने लगा कि ये जो फॉरेस्ट है या ये जो वाइल्ड लाइफ है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनका डिप्लीशन हो रहा है, तो उन्होंने 1960 में और 1970 में डिमांड की नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम की। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। और इम्प्लीमेंटेड मीन्स होता है लागू करना। तो ये जो प्रोग्राम था ये 1972 में लागू कर दिया गया। द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट ये 1972 में लागू कर दिया विद वेरियस प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स। An all India list has protected species was also published. The thrust of the program was toward protecting and remaining population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitat। तो देखिए
ये प्रोग्राम बना दिया गया 1972 में। इसके बाद क्या हुआ, और भी कई तरीके के प्रोविज़न ढूंढे गए जिससे कि हम इनके हैबिटेट को बचा सकें। अब पूरी इंडिया में क्या हुआ, जो प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ थी उनकी एक सूची जारी कर दी गई। और ये जो प्रोग्राम था, ये देखिए यहाँ पर बताया गया है, द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वाज टुवर्ड प्रोटेक्टिंग एंड रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीसीज। अब वो जो स्पीसीज एंडेंजर्ड जोन में थी उन्होंने कहा कि इन्हें प्रोटेक्ट करना है, इस पॉपुलेशन को हमें बचा कर रखना है। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, बैन कर दिया हंटिंग को, और उन्हें लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाने लगी। एंड restricting trade in wildlife. Subsequently, central and many state government established national park and wildlife sanctuaries about which you can already study. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल पार्क एस्टेब्लिश किए और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एस्टेब्लिश की। द सेंट्रल गवर्नमेंट also announced several projects for protecting specific animal which are gravely threatened include the tiger. तो देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिए। ये जो स्पेसिफिक कुछ विशेष एनिमल थे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया। अब इसमें एनिमल्स के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे एनिमल्स थे जिन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया। तो सबसे पहले टाइगर बताया गया है, फिर बताया गया है इसमें वन हॉर्न राइनो। तो जो वन हॉर्न राइनो थे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए द कश्मीर स्टैग या हेंगुल भी उन्हें कहा जाता है। 3 तरह के यहाँ पर क्रोकोडाइल थे, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड घेरेलियल। और इसके साथ साथ और आगे बताया गया है कि जो एसिटिक लोयन था या दूसरे एनिमल्स थे, और मोस्ट रिसेंटली और हाल ही में इंडियन एलिफेंट और ब्लैक बक, इन सभी एनिमल्स को रखा गया कि उन्हें प्रोटेक्ट करना है। वो एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है और उन्हें किसी भी तरह प्रोटेक्ट करना है। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द स्नो लिपर्ड, तो यहाँ पर भी ये 2 नाम और जोड़ दिए गए हैं। आगे देखिए, हैव बीन गिवन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट द इंडिया। तो ये जो एनिमल्स ऊपर बताए गए हैं तो पूरी तरह से बता दिया गया कि ये इनको प्रोटेक्शन दी गई, इनका शिकार नहीं किया जाता था या इनसे जुड़ा हुआ कोई भी पूरे इंडिया में व्यापार नहीं होता है। अब देखिए, द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आर नाउ फोकसिंग ऑन द डाइवर्सिटी rather than on a few of its component. There is now a more intensive search for different conservation measure. तो ये जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट थे ये अब क्या फोकस कर रहे हैं, ये फोकस कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी पर कि किस तरह से, और दूसरे कंपोनेंट कुछ और दूसरे कंपोनेंट हैं उन पर भी फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करके कंजर्व करके रखा जाए। और यहाँ पर कुछ और कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में सोचा जा रहा है कि किसी तरह से उन्हें भी लागू किया जाए। इंक्रीजिंगली इवन इंसेक्ट्स आर बिगिनिंग टू फाइंड अ प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग। अब ये जो कंजर्वेशन प्लानिंग थी इसमें क्या हुआ, कुछ इंसेक्ट्स भी थे वो भी यहाँ पर स्थान ढूंढने लगे। इन द नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंडर में नोट किया गया 1980 एंड 1986 में several hundred butterflies, moths, beetles and one dragonfly have been added the list of the protect species. तो ये सभी इंसेक्ट्स भी इस प्रोटेक्टेड स्पीसीज की लिस्ट में शामिल कर दिए गए। इन 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स आर ऑल्सो एडेड टू द लिस्ट स्टार्टिंग विथ 6 स्पीसीज। तो यहाँ पर प्लांट्स को भी ऐड कर दिया गया और उनकी 6 स्पीसीज थी
जिनके नाम इस सूची में दिए गए। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो अब हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। Even if we want to conserve our vast forest and wildlife resources, it is rather difficult to manage, control, and regulate them. In India, much of its forest and wildlife resources are either owned or managed by the government through the forest department or other government department. These are classified under the following categories. तो देखिए, यहाँ पर इंडिया के अंदर बहुत ही वास्ट फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा है, तो उसे बहुत मुश्किल होगा आगे चलकर इसे मैनेज करना, कंट्रोल करना और रेगुलेट करना इंडिया में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसे अपने अंडर में ले लिया, वो उसे खुद मैनेज करेगी। ये सारी बातें उन्होंने फिर क्या किया, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना दिया या दूसरे अदर डिपार्टमेंट बना दिए जो ये जो है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है इसे मैनेज करने का काम करेगी। तो यहाँ पर इन्होंने जो फॉरेस्ट हैं उन्हें कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर 3 कैटेगरी यहाँ पर दी गई हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम रिजर्व फॉरेस्ट। More than half of the total forest land has been declared reserve forest. Reserve forests are regarded as the most valuable as far as the conservation of the forest and wildlife resources are concerned. तो देखिए, जो आपका रिजर्व फॉरेस्ट है वो कितना है, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड, जितना भी टोटल फॉरेस्ट लैंड है उसका हाफ से ज़्यादा है। हैज़ भी वो क्या डिक्लेयर कर दिया गया, वो रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया, यानी कि कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी उस फॉरेस्ट के अंदर नहीं हो सकती है, बिल्कुल उसे रिजर्व करके रख दिया गया है। नंबर 2 पर देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत वैल्यूएबल थिंग वहाँ पर मिलती हैं। फिर है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। 1/3 पार्ट जो है टोटल फॉरेस्ट एरिया का वो क्या कहलाया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बना दिया गया। एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी अदर डिप्लीशन। अब ये जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ये 1/3 पार्ट है, ये तो आपने समझ लिया। और ये जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया कि ये प्रोटेक्ट फॉरेस्ट है और जो फॉरेस्ट था उसमें कोई भी डिप्लीशन नहीं होगा, यानी कि जो ह्यूमन हैं, कुछ आम इंसान हैं, वो वहाँ पर जा सकते हैं, बट वहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट हैं या फिर कुछ चीज़ें हैं उन्हें वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट में तो बिल्कुल मना ही है कि कोई जा भी नहीं सकता, लेकिन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कोई इंसान जा सकता है, बट वहाँ का जो मटेरियल है, प्रोडक्ट है, उन्हें वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं नंबर 3 पर, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट में क्या है, दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड बिलोंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। तो देखिए, ये जो फॉरेस्ट हैं ये वेस्ट लैंड हैं, जो किससे बिलोंग करती हैं, ये गवर्नमेंट से भी बिलोंग करती हैं, किसी इंडिविजुअल पर्सन से भी बिलोंग करती हैं या किसी एक समुदाय से भी बिलोंग कर सकती है, यानी कि इन पे तीनों का हक हो सकता है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो रिफर टू एज परमानेंट फॉरेस्ट, estate maintained for the purpose of producing timber and other forest produce and for protective reason। तो देखिए यहाँ पर ये लोग मतलब गवर्नमेंट ने क्या चालाकी की, ये जो रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थे इन्हें परमानेंट फॉरेस्ट भी बना दिया गया। क्या मेंटेन करने के लिए कि यहाँ पर जो प्रोड्यूसिंग थिंग है, जैसे कि टिम्बर हैं या फॉरेस्ट की कुछ और प्रोडक्ट हैं, वो उन्हें यूज़ कर सकें। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। मध्य प्रदेश जो है एक सबसे बड़ा एरिया है जो अंडर परमानेंट फॉरेस्ट, मतलब उस वहाँ का जो फॉरेस्ट है वो परमानेंट फॉरेस्ट में आता है। इसमें 75% टोटल फॉरेस्ट एरिया है। अब देखिए आगे, जम्मू एंड कश्मीर
जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट। अब ये जो सारे स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, इनमें कौन सा फॉरेस्ट है? रिजर्व फॉरेस्ट है। फॉर इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया, वेयर एज बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान हैव ए बल्क ऑफ इट अंडर द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और ये जो सारे हैं, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ये सब यहाँ पर क्या है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। यहाँ के एरियाज को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया। ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड पार्ट ऑफ गुजरात हैव अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ दियर फॉरेस्ट एज अनक्लास्ड फॉरेस्ट मैनेज बाय द लोकल कम्युनिटीज़। अब जैसे गुजरात है या पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट्स हैं, और गुजरात के कुछ गुजरात की बात की जा रही है, यहाँ पर जो लैंड है, यहाँ के जो फॉरेस्ट है, वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी में रखे गए, और इनका मैनेजमेंट कौन करता है? जो लोकल कम्युनिटी है वो करती है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया रिजर्व, प्रोटेक्ट और परमानेंट फॉरेस्ट को। और यहाँ पर आपने जाना कि रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहाँ पर है, और अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहाँ पर है। चलते हैं आगे। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कम्युनिटी होता है समुदाय, और कंजर्वेशन मीन्स होता है संरक्षण। कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज आर नॉट न्यू इन अवर कंट्री। हमारे देश में ये जो नीतियां हैं कंजर्वेशन की, ये नई नहीं है। वी ऑफन इग्नोर्ड दैट इन इंडिया। हम अक्सर इन्हें इग्नोर करते हैं। फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम ऑफ सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़। जो फॉरेस्ट हैं वो कुछ ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ हैं, कुछ समुदाय हैं जो उसमें रहते हैं, वो उससे अपना घर मानते हैं। इन सम एरियाज ऑफ इंडिया, इंडिया के कुछ एरियाज में लोकल कम्युनिटीज़ आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट्स along with government official recognize that only this will secure their own long term livelihood। तो यहाँ पर वो जो कम्युनिटीज़ हैं वो हमेशा गवर्नमेंट से फाइट करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं। क्या करने के लिए? वो चाहते हैं कि वो जो उनका होम है, जिसे वो अपना घर कहते हैं, उस फॉरेस्ट को, वो उसे खुद से मैनेज करें, उसे वो खुद से सिक्योर करें। In Sariska Tiger Reserve, Rajasthan villagers have fought against the mining by citing the Wildlife Protection Act। तो यहाँ पर जो विलेजर्स थे राजस्थान के, सरिस्का टाइगर रिजर्व, राजस्थान की बात यहाँ पर हो रही है, इन्होंने जो माइनिंग होने लगी तो वो उनके सामने प्रोटेस्ट करने लगे, उनके सामने वो खड़े हो जाते हैं और माइनिंग को बिल्कुल उन्होंने वहाँ पर रोक दिया था। इन मैनी एरियाज विलेजर देमसेल्फ आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट एंड एक्सप्लिसिटली रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ की जो कम्युनिटी थी, यहाँ के जो निवासी थे, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि वो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। वो खुद से अपने फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और वहाँ पर वो खुद के रूल रेगुलेशन लागू कर सकते हैं। द इनहेबिटेंट ऑफ 5 विलेजेस इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट की बात यहाँ पर की जा रही है। एक और एग्जाम्पल दिया गया है, हैव डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एज द भैरो देव डाकव सेंचुरी, डिक्लेयरिंग their own set of the rule and regulation which do not allow hunting and are protecting द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट द। देखिए, तो यहाँ पर जो अलवर के लोग थे, यहाँ पर बताया गया है कि जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, उन्होंने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया, जो 1200 हेक्टेयर फॉरेस्ट था वहाँ पर इन्होंने भैरव देव नाम से एक सेंचुरी जो है क्रिएट की, और उन्होंने वहाँ पर खुद के अपने रूल रेगुलेशन बना दिए। वहाँ पर हंटिंग नहीं हो सकती है, वो खुद से प्रोटेक्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ को। जो बाहर के लोग हैं, बाहरी लोग हैं, चाहे वो वहाँ पर डिफोरेस्टेशन करते हैं, हंटिंग करते हैं, या दूसरा कोई ट्रेड करना चाहते हैं,
वो उनके लिए उन्होंने रूल रेगुलेशन बना दिया और उनका वहाँ पर जाना बिल्कुल बैन कर दिया। अब आ गए हम चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में, द फेमस चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट के बारे में आपने सबने सुना होगा, थोड़ा सा फनी भी लग रहा है। द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालयाज हैज़ नॉट ओनली सक्सेसफुली रेसिस्टेड deforestation in several areas but has also shown that communities afforestation with indigenous species that be enormously successful attempt to revive the traditional conservation method and developing the new method ecological farming or now widespread। तो यहाँ पर जो चिपको मूवमेंट चला, कहाँ पर चला, ये हिमालय में चला। ये केवल सक्सेसफुली नहीं हुआ कि ये जो मूवमेंट चला, चिपको मूवमेंट क्या था कि वहाँ के लोगों ने, जो कम्युनिटी वहाँ पर रहती थी, जब बाहर के लोग डिफोरेस्टेशन करने के लिए आए, ट्रीज़ को काटने के लिए आए, तो वो पेड़ों को हक करके खड़े हो जाते हैं कि वो पेड़ों को काटने नहीं देंगे जब तक मतलब वो यहाँ पर हैं, या तो उन्हें मार दिया जाए तब पेड़ों को काटा जाए, नहीं तो वो यहाँ पर से नहीं हटेंगे। और ये जो मूवमेंट था ये बिल्कुल सक्सेसफुल रहा और लोगों ने डिफोरेस्टेशन तो होने ही नहीं दिया, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की जो कम्युनिटी थी, बल्कि उन्होंने एफोरेस्टेशन करना शुरू कर दिया, यानी कि उन्होंने और ज़्यादा पेड़ों को वहाँ पर लगाना शुरू कर दिया। और उन्होंने कुछ नए मेथड बताए जिससे इकोलॉजिकल फार्मिंग जो है वाइड स्प्रेड यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर होने लगी है। देखिए उनके द्वारा 2 आंदोलन और चलाए गए, बीज बचाओ आंदोलन इन टिहरी में और नवदन्य हैव सोन द एडुकेट लेवल ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल आर पॉसिबल एंड इकोनॉमिकल विएबल। तो देखिए वाइएबल, तो वो उनका मानना ये था कि जैसे बीज बचाओ आंदोलन चलाया उन्होंने और नवदन्य नाम का एक आंदोलन चलाया, जिससे वो क्या दिखाना चाहते थे कि हम ये जो बीज हैं इनसे हम नई क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिना सिंथेटिक केमिकल को यूज़ किए हम अच्छी क्रॉप को उगा सकते हैं और उसमें जो उनकी आर्थिक स्थिति थी वो भी बेहतर रहती, क्योंकि जब हम इसमें सिंथेटिक केमिकल नहीं लगाएंगे और जो बीज है वो प्रिजर्व करेंगे तो उसमें आर्थिक रूप से इतना खर्चा भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन 2 मूवमेंट के माध्यम से बताई गई। इन इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है JFM, इसे भी आप याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। प्रोग्राम फर्निसेस अ गुड एग्जाम्पल फॉर द इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड restoration of degraded forest. The program has been in formal existence since 1988 when the state of Odisha passed the first resolution for joint forest management। तो अब इंडिया में एक और प्रोग्राम फर्निश हुआ, एक और प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट का जैसे हमें मतलब ही पता चल रहा है कि 2 कम्युनिटी या गवर्नमेंट या दूसरी कम्युनिटी मिलके जॉइंट होकर किसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि ये जो एक जॉइंट प्रोग्राम था, जो लोकल कम्युनिटी थी वो उस फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को मैनेज करने लगे। तो ये जो प्रोग्राम है ये कब चला, 1988 में ये उड़ीसा स्टेट में आगे बढ़ाया गया। ये किस तरह का प्रोग्राम था जानते हैं। JMF डिपेंड्स ऑन द formation of local institution and undertake protection activities mostly on degraded forest land managed by the forest department. In return, the member of these communities are entitled to intermediary benefit like non-timber forest produce and share in the timber harvested by successfully protection। तो यहाँ पर ये जो एक प्रोग्राम चलाया गया, यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा क्या हुआ कि जो लोकल कम्युनिटी थी, लोकल जो वहाँ पर जो लोग रहते थे वो खुद से इस फॉरेस्ट को
मैनेज करने लगे। वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था वो उन्हें सौंप दिया गया और बदले में उन्हें क्या मिलता था, कुछ जो प्रोडक्ट होते थे फॉरेस्ट के या टिम्बर में भी उनकी भागीदारी होने लगी। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जैसे उन्हें हायर कर लिया हो और वो भी खुश थे, क्योंकि वो अपने निवास पे ही रह के अपने जो उनकी जो फॉरेस्ट थे, वाइल्ड लाइफ थी, उसकी देखभाल कर रहे थे, उसे भी नुकसान नहीं हो रहा था और उन्हें भी नुकसान नहीं हो रहा था और कुछ शेयर यानी कि कुछ हिस्सा उन्हें उसका मिलने लगा। The clear lesson from the dynamic both environmental destruction and reconstruction in India is that local communities everywhere have to be involved in some kind of natural resources management. तो ये जो चैप्टर है इसमें हमने जाना कि जो हमारा इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन है वो हो रहा है, रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा है, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो किसी ना किसी तरह यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, यानी कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो भी हेल्प कर रही हैं। लेकिन बट देयर इज़ स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर लोकल कम्युनिटीज़, मतलब लोकल कम्युनिटीज़ तो जो कुछ कर ही रही हैं, हेल्प कर रही हैं, आर एट द सेंट्रल स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब ये डिसीज़न लेने से पहले हम कोई डिसीज़न ले रहे हैं कि चलो लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं वो उसमें मदद कर रही हैं, बट हमें यहाँ पर नेचर का भी ध्यान रखना है, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है, लोगों का भी ध्यान रखना है, एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। हमें क्या देखना है कि हमें इकोनॉमिक और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को भी देखना है। That the people centric, environment friendly and economically rewarding। अब यहाँ पर जो है डेवलपमेंट हो, नेचर का भी हरसमेंट ना हो और यहाँ पर वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो और जो लोग हैं उन्हें भी प्रॉफिट मिले। ऐसा ना हो कि लोग जो हैं बस फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को ऐसे ही प्रोटेक्ट करें, उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। हमें सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी है और इस तरह से आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आई होप चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सभी चैप्टर को क्लियर करने वाले हैं और साथ ही हम कर रहे हैं यहाँ पर सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।